जब से आप जिंदगी में आए हैं ना, तब से कोई और आ ही नहीं पा रहा है जिंदगी में। सब पूछते रहते हैं ब्रो तू सिंगल है, घर वाले एंड ऑल। भाई मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं आचार्य जी के साथ हूँ, सुन लो सब लोग, ठीक है। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मैं अपने मिड-20s में हूँ। मैं जो बाहर वाले पिंजड़े हैं, जो घर परिवार से मिलते हैं, दोस्त यारों से मिलते हैं, मैं उन्हें तोड़ पा रही हूँ। लेकिन जो मेरे ईगो का बनाया हुआ पिंजड़ा है, जिंदा जब तक हैं तब तक कुछ तो मनोरंजन चाहिए ना। बिल्कुल घोषित हो जाए कि जीत गए आप, और आप ये नहीं देखते हो कि ये जीत हासिल कौन करना चाहता है। आप जब तक जिंदा हो, आपको संघर्ष में ही जिंदा रहना होगा। नमस्कार आचार्य जी। हाँ, बोलिए बोलिए। आचार्य जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्रेटफुल। मतलब जब से आप जिंदगी में आए हैं ना, तब से कोई और आ ही नहीं पा रहा है जिंदगी में। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्पीक अ लाउड कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, मैं अपने मिड-20s में हूँ। सब पूछते रहते हैं ब्रो तू सिंगल है, घर वाले एंड ऑल। भाई मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं आचार्य जी के साथ हूँ, सुन लो सब लोग, ठीक है। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि मैं जो बाहर वाले पिंजड़े हैं, जो घर परिवार से मिलते हैं, दोस्त यारों से मिलते हैं, जो भी बाहर के पिंजड़े हैं, मैं उन्हें तोड़ पा रही हूँ और तोड़कर बहुत दूर आ भी चुकी हूँ। लेकिन जो मेरे ईगो का बनाया हुआ पिंजड़ा है, जो मेरे मन में है, आचार्य जी हार रही हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं खुद से हार रही हूँ। जो मेरा ईगो जो मुझे बार बार बोलता है कि तू मुझसे बच के कहाँ जाएगी, बाहर सबको तो छोड़ के आ गई है, बट तू मुझसे बच के कहाँ जाएगी। तो आचार्य जी वो उस पर थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। थैंक यू आचार्य जी। जिंदा जब तक हैं तब तक कुछ तो मनोरंजन चाहिए ना। अहंकार का अपने विरुद्ध संघर्ष ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन है। आपको तकलीफ इस बात से होती है कि आपको कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिल रही है। आप चाहते हो एक झटके में ये जो भी चीज है अहंकार नाम की, इसका सर कलम कर दो, बिल्कुल घोषित हो जाए कि जीत गए आप, अश्वमेध हो गया, चक्रवर्ती कहला जाओ। वो नहीं होगा। वो हो गया तो जिंदगी भी तो पता नहीं कैसी उबाऊ सी हो जाएगी ना। सोचो, कुछ है ही नहीं। हाँ। चलने दो संघर्ष को। जब तक शरीर है तब तक अहंकार सर उठाएगा। आप लोग क्या कर रहे हो कि अद्वैत को जिस शुद्ध रूप में मैं आपके सामने ला रहा हूं ना, उसके फंडामेंटल से चूक जा रहे हो। आप अहंकार की उत्पत्ति को ही भूल जाते हो। वो शरीर है, वो शरीर है। जब तक शरीर है अहंकार है, वो रहेगा ही रहेगा। उस पर कोई आखिरी विजय कैसे हो सकती है जब तक आप जिंदा हो? वो रहेगा ही रहेगा। पर आपकी उम्मीद ये रहती है कि उसको हम वंस एंड फॉर ऑल सबजुगेट कर दें। एक निर्णायक जीत किसी कदर अहंकार पर हासिल हो जाए, और आप ये नहीं देखते हो कि ये जीत हासिल कौन करना चाहता है। तो अच्छा, मैंने ईगो को मार दिया, ईगो मर गई, बचा कौन? मैं, जिसने ईगो को मार दिया। तो अभी जिंदा कौन है? ईगो ही तो जिंदा है। वो रहेगी भाई, वो रहेगी। आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हो, जबकि वो सब्जेक्ट है, वही भोक्ता है, वही दृष्टा है, वही ज्ञाता है।
उस पर कोई आखिरी जीत नहीं होती, पर हमारे भीतर वो लोक धार्मिक कुछ कहानियां भी घुसी हुई हैं कि फलाने दिन एनलाइटनमेंट हो गया, उसके बाद वो इस पृथ्वी पर बादल की तरह मंडराता था बिना पांव के। वैसा नहीं होगा। आप जब तक जिंदा हो आपको संघर्ष में ही जिंदा रहना होगा। अब इसको अपना अभाग मानना है तो अभाग मान लो, और इसको मनोरंजन बनाना है तो मनोरंजन बना लो। मेरे देखे तो इसको मनोरंजन बना लो। रोज सुबह उठोगे फिर पाओगे कुछ न कुछ भीतर बखेड़ा खड़ा ही हो गया है। ठीक है, फिर उसको देखो, समझो। अल्बेर कामू का जो मिथ ऑफ सिसिफस है वो और क्या है? तुम कर लो, तुम्हें जितनी स्व विजय करनी है, अंतः विजय करनी है, तुम जीत लो जितना स्वयं को जीतना चाहते हो। वो सिसिफस के द्वारा पत्थर उठा करके ऊपर चोटी पर रखने जैसी ही बात है। शरीर अभी है ना, तो अहंकार पुनः खड़ा हो जाएगा, वो फिर खड़ा हो जाएगा। तो अब क्या करना है? रोना है? नहीं, मजे लेने हैं। तू फिर आ गया, चल कोई बात नहीं। तू ना हो तो जिंदगी बड़ी बेरौनक हो जाएगी। तेरे होने से ही तो मजा आता है। आ जा। हाँ भाई बता अब क्या है? ठीक, टॉम एंड जेरी खेलो उसके साथ। और क्या करोगे? कभी वो छुप रहा है, कभी तुम छुप रहे हो, कभी वो आईने में दिखाई दे रहा है, कभी वो आईने के पीछे है, कुछ पता नहीं कहां है। कोई आखिरी दिन नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं, वो फिजियोलॉजिकल है। द ईगो इज फिजियोलॉजिकल। अपनी नाक आप बदल सकती हैं, अपनी आंख का रंग बदल सकती हैं, अपनी कद आप कुछ बदल सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही अहंकार भी रहेगा, उसके होने का तथ्य बदला नहीं जा सकता, वो रहेगा। प्रश्न ये है कि वो कितने ज्ञान में है, प्रश्न ये है कि वो कितनी शुद्धि में है। और वो बात किसी एक बिंदु की नहीं, सदा एक रेंज की है। एक ऐसी रेंज जिसका कोई उच्चतम बिंदु नहीं है। अंत आकाश में है, अंत इसमें है कि जो उठ रहा है वो उठते उठते मिट जाए। पर मिटना भी कोई आखिरी बिंदु नहीं है, मिटना भी एक अंतहीन प्रक्रिया है। पूछोगे अंत कब आता है तो मैं कहूंगा बहुत अंत कहोगे तो मैं कहूंगा मृत्यु अंत है। उठने की प्रक्रिया का जीव के लिए तो मृत्यु ही अंत है। जब तक सांस चल रही है उठते चलो, फिर मौत को आ जाने दो। ये जीने का कितना मनोरंजक तरीका है। मजा आया कि नहीं आया? यही है। कोई पूछे कि जीव का पेशा क्या है, मां ने यही पेशा दे के भेजा है, खुद से लड़ते रहो, इसी में अपना मनोरंजन करते रहो। यही है। इसमें परेशान होने की, बुरा मानने की, या कि चिढ़ने की, या स्वयं के प्रति अवमानना की दृष्टि रखने की कोई जरूरत नहीं है कि अरे आज मेरे अहंकार ने मुझे फिर चोट दे दी, अरे आज अहंकार के कारण मुझे नीचा देखना पड़ा, अरे आज अहंकार विजयी हो गया। इसमें क्या है? हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं भाई। किससे खेल रहे हैं? खुद से खेल रहे हैं। लेकिन खेला भी जीतने के लिए जाता है ना, खेला भी जीतने के लिए जाता है ना। हाँ, तो खेल रहे हैं अहंकार के साथ, पर जीतने के लिए खेल रहे हैं, जीतने के लिए खेल रहे हैं। अभी इनका ले लें, फिर इसी पे आते हैं। बिल्कुल आएंगे। आप बात समझ रही हैं ना? हाँ, बट आचार्य जी सिलेक्टिव क्यों है? मतलब अहंकार जो आप बोल रहे हो, ज्ञान, जब मैं अब लोगों से मिल रही हूँ या जो अब मेरे साथ सिचुएशंस होती हैं उसमें तो साफ साफ दिखता है ईगो नहीं जीत पाता है। लेकिन जो पास्ट में घटित हुआ है वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मैं खुद के साथ बहुत ऑनेस्ट रहूँ तो वो ईगो ही जीतता है। तो ये सिलेक्टिव क्यों है आचार्य जी? वो खुद ही सिलेक्ट करता है ना, वो है ही सिलेक्टिव। उसका नाम क्या है? जोड़ रखी है पहले से ही, इसलिए हमेशा कॉन्शियसनेस माने चॉइस, चॉइस माने सिलेक्शन।
तुम्हें चुनना है कि अहंकार को ढोना है कि नहीं, तुम्हें चुनना है कि तुम्हें अतीत को ढोना है कि नहीं, तुम्हें चुनना है कि तुम्हें हार माननी है कि नहीं। सब तुम्हारा चुनाव है, तुम्हारा ही है पूरा खेल का मैदान, और अपने ही खिलाफ खेल रहे हो। कभी कह दो अपने खिलाफ खेल रहे हैं, कभी कह दो अपने साथ खेल रहे हैं, अपनी मर्जी है। संतों ने ऐसे कहा है, उलट समाना आप में प्रकटी ज्योति अनंत, और साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। तो कभी वो सूरमाओं की भाषा में बात करते हैं कि काट दूंगा, और कभी क्या कहते हैं, साहब सेवक एक संग खेलें सदा बसंत। वो अपनी मर्जी है, वो भी एक सिलेक्शन है, वो भी एक चॉइस है। जिस दिन ज्यादा भीतर हुड़दंग मच रहा हो उस दिन कहो कि आज युद्ध होगा, और जिस दिन लगे कि है तो कहो आज डेट होगी, आज तुम्हारे साथ खेलेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ खेलेंगे। तब ठीक। धन्यवाद दादा। आप कुछ कह रहे थे, कहाँ पर? हाँ, हेलो, नमस्कार सर। सर, जैसे आपने ईगो का बताया, तो ईगो क्या, जैसे हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं कभी कभी सिचुएशन में आके, तो ये उस पर भी डिपेंड करता है क्या कि आपने कहा कि कभी हम उसके साथ बहुत ही आराम से पेश आते हैं, और कभी जो है बहुत ज़्यादा उसको रिएक्ट कर देते हैं, आप और बाद लोग में जो जो मूल गिल्टी भूल कर रहे हैं वो बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंफ्यूजन में अभी फंसे हुए हैं। आप लोग ईगो की बात ऐसे करते हैं एज इफ इट इज आउट देयर। आप ईगो को ऑब्जेक्ट मानकर बात कर रहे हैं। ईगो आपकी बातचीत का विषय नहीं है, जो बात कर रहा है वो है ईगो। ईगो कहां है? अभी आप जो भी बोल रही थी ना, ये कौन बोल रहा था? ये है ईगो। आप जिसके बारे में बोल रही हैं वो ईगो नहीं है, भले ही आप ईगो के बारे में बात कर रही हैं। आप ईगो के बारे में बात कर रही हैं तो आपकी बातचीत का विषय है ईगो की इमेज। ईगो हमेशा इंस्टेंटेनियस है, उसको किसी ख्वाब में, ख्याल में, सिद्धांत में नहीं देखा जा सकता। उसको देखा जा सकता है सिर्फ तत्कालीन कर्म में, उस वक्त जो हो रहा है सिर्फ उसमें ही ईगो दिख सकती है। ईगो के बारे में आपने जो छवि बना रखी है वो ईगो नहीं है, छवि बनाने वाला ईगो है। आप इसमें फंस जाते हैं। आप ईगो के बारे में विचार करते हैं, भूल जाते हैं कि विचार करने वाला ही कौन है, ईगो। यही ईगो का काम है। ईगो इतनी शातिर कि वो अपना ही क्लोन खड़ा कर देती है और फिर उसको गोली मार देती है, और क्या बोलती है? द ईगो इज डेड, द ईगो इज डेड। जैसे बॉडी डबल्स होते हैं ना, बहुत सारे जो डिक्टेटर वगैरह होते हैं वो ये करते थे, वो अपने 8-8, 10-10 बॉडी डबल्स रखते थे, और उनमें से कभी कोई मार भी दिया जाता था और अफवाह फैल जाती थी, द डिक्टेटर इज डेड। ईगो यही करती है, वो बहुत सारी फर्जी ईगो खड़ी कर देती है और फिर खुद ही उन्हें मार देती है और कहती है कि जीत लिया, जीत लिया। इसके खिलाफ सावधान रहिए। हाँ, आगे बढ़िए। नमस्ते, प्रणाम आचार्य जी। मुझे ये चीज़ जाननी है कि जैसे कि यहाँ पे जितने लोग हैं, बहुत बार मैं सुन चुकी हूँ, सब यही बोलते हैं, जो कॉलेज लाइफ में वो बोलते हैं कि मुझे थोड़ा और पहले आचार्य जी मिले होते, जिनकी शादी हो गई है वो बोलते हैं शादी के पहले मिले होते, जिनके बच्चे हो गए हैं वो बोलते हैं बच्चे होने के पहले मिले होते। तो जैसे अब बच्चे हो गए, शादी हो गई, अब उस स्थिति पे आके अगर वो ये बोलें कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, ठीक है, और वो बोले अब मुझे ज्ञान प्राप्ति के लिए निकलना है, क्योंकि बुद्ध भी गए थे, तो महिला पुरुष दोनों में ही ज्ञान के प्रति आकांक्षा और जानने की इच्छा सब होती है। तो ये चीज़ देखते हैं हम हरिद्वार में और इलाहाबाद में ज़्यादा भीड़ किसकी होती है, दिख ही रहा है। तो कोई ज्ञान की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है या अगले व्यक्ति के ऊपर लादने की कोशिश कर रहा है, तो इससे कैसे मतलब संतुलन बिठाएं? संतुलन क्या बैठाना है? हाँ ठीक है, जब जवान हो रहे थे, जवान होने से पहले नहीं मिले,
जब शादी हो रही थी, शादी होने से पहले नहीं मिले, जब करियर चुन रहे थे उससे पहले नहीं मिले, जब बच्चे हो रहे थे बच्चे होने से पहले नहीं मिले, मरने से पहले तो मिल गए ना। जी नहीं, मुझे ये पूछना है कि जैसे एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जैसे 2 बच्चे हैं मेरे, अब एक पक्ष अपनी जिम्मेदारी से इस आड़ में भाग रहा है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो हम कैसे जाने कि उसकी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा मौलिक है आप या अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करिए ना, वो भाग रहा है तो भागे। और जैसे कि बच्चे जो आपने थोड़ा सा पैदा करे आर्थिक हैं। रूप से सक्षम है, महिलाओं के प्रति मैं कहना चाहती हूँ कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो एक तरह से साइलेंट डाइवोर्स वाली स्थिति में पहुंच जाता है। वर्ड आजकल बहुत पॉपुलर भी है कि वो अपना जिम्मेदारी पूरी कर रही है, अपना बाहर अर्निंग भी कर रही है, बच्चे भी संभाल रही है, और वो चीजें कहीं ना कहीं बाहर नहीं जा पाती हैं, उस चीज को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या अप्रिसिएशन नहीं मिलता, और इसके उलट अगर वो चीजें बाहर जाती हैं तो लोग या समाज उसको उसी की कमी ढूंढते हैं। तो जो लोग नहीं आर्थिक रूप से सक्षम है उनके लिए तो समस्या हो जाती है ना। तो कमाओ, नहीं, जो कमा रहे हैं वो तो चलिए, मैं कमा रही हूँ तभी आपके सामने ये प्रश्न लेके आ पाई। अपना ही प्रश्न लाइए, कोई और है जिसको समस्या, उनको उनका लाने दीजिए ना। तो ये जिम्मेदारी से बचने का एक मतलब आवरण नहीं हो जाता है ये? देखिए, आप महिला हैं जी आपने संतान पैदा करी है, जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि कोई व्यक्ति आकर के उस संतान के लिए कोई धनराशि खर्च करे, कुछ और वहाँ पर कंट्रीब्यूशन करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको सुनने में बुरा लगेगा, सुनने में हो सकता है कि नाइंसाफ़ी भी लगे, पर अच्छे से समझिए, बच्चा आपके गर्भ में था, उसे पैदा करने का फैसला आपका था। अब अगर वो जो पुरुष है वो कुछ नहीं भी कर रहा तो बिल्कुल हो सकता है कानूनी और सामाजिक दृष्टि से वो गैर जिम्मेदार हो, लेकिन अस्तित्वगत दृष्टि से तो एक पूर्ण मनुष्य होने के नाते बात आप पर ही आती है। क्यों कोई महिला किसी पुरुष के आश्वासन पर गर्भवती हो जाती है? बच्चा पैदा कर रही हो तो उस बच्चा पैदा करने के को बच्चे को परवरिश देने का सामर्थ्य भी रखो ना, नहीं तो बाद में बस यही शिकायत करते रह जाओगे कि वो हमें औलाद दे करके अब गैर जिम्मेदार हो गया है। कैसे रोकोगे उसको? हो गया गैर जिम्मेदार, अब क्या कर लोगे? बताओ ना, क्या कर लोगे? तो ठीक है, इसमें पुरुष का शुक्राणु भले ही हो सकता है, पर गर्भ आपका है, 9 महीने आपने उसको रखा है। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है कि देखिए, बच्चा तो वो आपका ही है, पुरुष का उसमें योगदान बिल्कुल न्यूनतम होता है। तो बहुत जिम्मेदारी की बात है ये फैसला कि अब हमें संतान पैदा करनी है। बहुत सोच समझ करके, बहुत आश्वस्त हो करके ही गर्भधारण करने का फैसला किया करिए, नहीं तो बाद में शिकायतों के अलावा कुछ नहीं रहता। यही रहता है कि अरे अब देखो 2 बच्चे पैदा करके वो गैर जिम्मेदार हो गया है। हाँ, हो गया, अब गैर जिम्मेदार हो नहीं गया, वो सदा से था, आपको दिखाई नहीं दिया। वो सदा से गैर जिम्मेदार था, आपने भी बेहोशी में आकर के और शारीरिक उत्तेजना में आकर के औलाद पैदा कर ली, और अब आप कह रही हैं तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। अरे वो हमेशा ही गैर जिम्मेदार था, उसे कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी। अब ये औलादें आपकी हैं, अब बताओ क्या करोगे? ये स्थिति आने ही मत दो। संतान तभी पैदा करो जब स्वयं सक्षम हो उनका निर्वाह करने को। जी आचार्य, आपसे जुड़ करके ही ये प्रेरणा मिली कि मैं क्वेश्चन यहाँ तक ला पाऊं और अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश कर पाऊं। प्रेम के नाते कोई अपने बच्चों के पास आता है पुरुष, बहुत अच्छी बात है, और मुझे नहीं समझ में आता वो परिवार कैसा होगा और बाप बेटे का और पति पत्नी का वो रिश्ता कैसा होगा जहाँ पर किसी पुरुष को अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि सामाजिक और कानूनी और धार्मिक बाध्यता है। और बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको अगर छूट मिल जाए सामाजिक, कानूनी, धार्मिक, तो वो बच्चे, परिवार सबसे भग जाएं। ये कैसी गृहस्थी है जिसमें पुरुष बस जबरदस्ती के नाते एक कर्तव्य पालन किस्म का कर रहा है। प्रेम के नाते आप किसी के लिए कुछ करें, बहुत अच्छी बात है। कर्तव्य के नाते कर रहे हैं तो मामले में गहराई कभी नहीं आएगी, रिश्ता उथला ही रहेगा।
क्योंकि बस आप ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, प्रेम थोड़ी है वहां पर। और उसके बाद आप उस व्यक्ति पर, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई हो, आप उस पर लाख लांछन लगाते रहिए कि तू गैर जिम्मेदार है, तू अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा। वो कहेगा कि ये कर्तव्य सच पूछो तो मुझे चाहिए ही नहीं, और अगर मैंने अतीत में कभी कह भी दिया कि मैं ये कर्तव्य निभाऊंगा तो गलती हो गई मुझसे अतीत में, अब अतीत की मैं गलती को क्यों आगे ढोऊं, मुझे आज़ादी चाहिए। आप बिल्कुल कह सकते हो कि तुझे आज़ादी नहीं मिलेगी, अब तेरे ऊपर बाध्यता है, तो फिर वो उस बाध्यता को बस ढोएगा, उसमें प्रेम नहीं होगा कहीं पर। हम लोग बहुत बहुत जैविक और बहुत यांत्रिक तरीकों से ये सब फैसले कर लेते हैं कि रिश्ता बना लिया, पति पत्नी कहला गए, फिर संतान भी आ गई, और फिर उन रिश्तों में बड़ी जटिलताएं होती हैं। प्रेम नहीं होता ना, जहां प्रेम नहीं होगा वहां जटिलताएं होंगी फिर। धन्यवाद, बैठिए।